हेलो स्टूडेंट्स, आर नेक्स्ट टॉपिक इज़ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में भी बताया था। ठीक है, इस लेक्चर में थोड़ा डिटेल में मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ और ये कुछ एक्स्ट्रा स्लाइड्स जो हैं मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की इसमें ऐड की हैं। आप लोग वो अपने नोट्स बनाने के लिए उसको कवर कर लेना। ठीक है, लाइक दिस कि फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये मेज़रमेंट होता है कि कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को हमने पास किया है थ्रू ए सरफेस एस। ठीक है, और इन दोनों के लिए मैंने यूनिफॉर्म फील्ड के लिए जो है हम लोगों ने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को एक इक्वेशन में इन्होंने दिखाया है, जिसके अंदर ए है जो है सरफेस एरिया। ठीक है, परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइंस। ठीक है, नेक्स्ट कुछ नोट्स हैं यहाँ पर जो आपको नोट करने हैं। लाइक की जो फ्लक्स होता है वो है स्केलर कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसकी यूनिट दी हुई है यहाँ पे जो है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। और जो हम फ्लक्स लेते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को थ्रू सरफेस एस। ठीक है, और अगर हम क्लोज सरफेस की बात करें एरिया की जो पॉइंट्स होंगे परपेंडिकुलर रहेंगे। इन्होंने एक एग्जांपल लिया है यहाँ पर। ठीक है, जिसके अंदर क्या है, इन्होंने एंगल्स को फील्ड लाइंस को दिखाया है। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने कौन कौन से पॉइंट पे कंसीडर किया है, S1 S2 एंड S3 पे। ठीक है, इसमें हमें यही फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स को थ्रू S1 S2 एंड S3। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड वही है जो प्रीवियस इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बाद यहाँ पर दिया है इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। इसके अंदर कंसीडर करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को एट राइट एंगल। ठीक है, इन एनी इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और उसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी आता है गोज लॉ। गोज लॉ डिफाइन द इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ओवर एनी क्लोज्ड हाइपोथेटिकल सरफेस कॉल्ड गॉसियन सरफेस। ठीक है ना, इस स्लाइड के अंदर आपको गॉसियन सरफेस के बारे में एक डायग्राम है। ठीक है, ए गॉसियन सरफेस इज ए क्लोज्ड सरफेस इन 3 डायमेंशनल स्पेस थ्रू विच द फ्लक्स ऑफ ए वेक्टर फील्ड इज कैलकुलेटेड। इस डायग्राम के अंदर हमने गॉसियन सरफेस लिया है सराउंडिंग ए लाइन चार्ज। ठीक है, जैसे डायग्राम में दिख भी रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट आता है एप्लीकेशंस ऑफ गोज थ्योरम और गोज लॉ। फर्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इन्फिनिटी लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इन्फिनिटी लॉन्ग थिन प्लेन शीट ऑफ चार्ज। जैसे कि डायग्राम में, लास्ट डायग्राम में आप लोग देख भी रहे हो, एक स्ट्रेट वायर के लिए लिया है और दूसरा प्लेन शीट के अकॉर्डिंग लिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू 2 पैरेलल इन्फिनिटी लॉन्ग थिन प्लेन शीट ऑफ चार्ज। और नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए यूनिफॉर्म चार्ज। एप्लीकेशंस के लिए मैंने एक स्लाइड और ऐड की है यहाँ पे गोज लॉ के लिए। फर्स्ट है जिसके अंदर बाय यूजिंग गोज लॉ वी कैन डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज डेंसिटी। ठीक है, और दूसरा क्या है, बट द सॉल्यूशन इज़ इजी। इस सॉल्यूशन को और भी इजी बना सकते हैं, वी आर एबल टू चूज़ ए क्लोज सरफेस, अगर हम क्लोज सरफेस को चूज़ करते हैं। ठीक है, जो गोज लॉ है वो डिपेंड करता है सिमेट्री पे। ठीक है, अगर सिमेट्री नहीं शो कर रहा है तो हम यूज़ नहीं कर सकते गोज लॉ को। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये तो थी इसकी एप्लीकेशंस ऑफ गोज लॉ। नेक्स्ट है जो हमारा Our next topic is electrical capacitance. Electrical capacitance basically what the measure of the ability of a conductor to store charges. कि एक कंडक्टर की एबिलिटी कितनी है स्टोर को चार्जेस करने की, उसको बोलते हैं कैपेसिटेंस। ठीक है, लाइक यहाँ पर एक इक्वेशन दी है जिसके अंदर Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को, इनको इक्वेशन को खोलने के लिए यहाँ पर हमने लगाया है C जो है कैपेसिटेंस। अगर V जो हमारा वोल्टेज है 1 वोल्ट होता है, देन C कैपेसिटेंस इज इक्वल टू Q। ठीक है, कैपेसिटेंस जो कंडक्टर का होता है डिफाइंड एज द चार्ज रिक्वायर्ड टू रेज इट्स पोटेंशियल थ्रू 1 मीन्स कैपेसिटेंस हमारा 1 फैराड होगा जब हम 1 कूलम का जो 1 कूलम चार्ज रेजिज द पोटेंशियल ऑफ कंडक्टिविटी बाय 1 वोल्ट। ठीक है, SI यूनिट जो कैपेसिटेंस की होती है वो फैराड्स होती है, डिनोटेड बाय कैपिटल F से हम उसको डिनोट करते हैं। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस। ठीक है, इसको स्टेप वाइज हम देखेंगे। स्टेप फर्स्ट, जैसे कि डायग्राम में देख रहे हो, एक प्लेट हमने ली है A और दूसरी प्लेट ली है B।
प्लेट ए पर जो चार्जेस हैं वो पॉजिटिव हैं बोथ साइड्स, और बी पर कोई चार्ज नहीं है, वो न्यूट्रल प्लेट है हमारी। ठीक है, जब हम इस न्यूट्रल प्लेट बी को ब्रोट नियर ए लाएंगे तो चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएंगे बी के अंदर, और इस तरीके से होंगे कि जो साइड ए के पास है, नियर है, तो वो नेगेटिव, और जो अदर साइड है वो पॉजिटिव रहेगी। तो जो पोटेंशियल होगा सिस्टम का ए और बी का स्टेप 1 और 2 में वो सेम रहेगा, क्योंकि अपोजिट जो चार्जेस हैं वो क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे यहाँ। नेक्स्ट आता है स्टेप 3, जब हम दूसरी साइड बी को अर्थ कर देते हैं और जो पॉजिटिव चार्जेस हैं ऑन बी उनको हम क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज, तो बी के पास ओनली नेगेटिव चार्जेस बचेंगे, जिससे पूरा पोटेंशियल जो सिस्टम का है वो डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? ड्यू टू द सम ऑफ पॉजिटिव पोटेंशियल ऑन ए एंड नेगेटिव पोटेंशियल ऑन बी। ठीक है, तो 2 इसकी पोटेंशियल को इंक्रीज करने के लिए द सेम वैल्यू वाज इन स्टेप 2। ठीक है, पोटेंशियल को सेम रखने के लिए एडिशनल अमाउंट ऑफ चार्जेस हम देंगे किसको, प्लेट ए को। तो इसका मतलब ये है कैपेसिटी ऑफ स्टोरिंग चार्जेस जो है प्लेट ए की वो इंक्रीज हो जाएगी, और इस सिस्टम को हम बोलेंगे कैपेसिटर। कैपेसिटर वही होता है जो चार्जेस को स्टोर करता है। ठीक है, और इसकी यूनिट होती है कैपेसिटेंस। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जब हम कैपेसिटर्स को सीरीज़ में रखते हैं। 2 पॉइंट्स यहाँ पर निकलेंगे। फर्स्ट है हमारा जो चार्ज रहेगा हर एक कैपेसिटर में सेम रहेगा, और जो पोटेंशियल हम डिस्ट्रीब्यूटेड करेंगे वो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस। ठीक है, जैसे एज वी नो V इज इक्वल टू Q अपॉन C। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल कैपेसिटेंस बोल सकते हैं, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बोल सकते हैं, इफेक्टिव कैपेसिटेंस बोल सकते हैं। इन सभी कैपेसिटर को जो हमने सीरीज़ में लगाए हैं उनका जो टोटल नेट कैपेसिटेंस होगा उसको हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो वो बनता है हमारा रेसिप्रोकल ऑफ द इफेक्टिव कैपेसिटेंस इज द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। ठीक है, सम होगा सभी इंडिविजुअल कैपेसिटेंस के का। ठीक है, ऐसे इन्होंने एक इक्वेशन इसके लिए बना दी है, टोटल कैपेसिटेंस जो हमने निकाला है। नेक्स्ट आता है पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, अब हम कैपेसिटर्स को देखेंगे पैरेलल उसका कम्बिनेशन करके। पैरेलल के अंदर अपोजिट हो जाएगा जैसे कि सीरीज़ के अंदर हुआ था। ठीक है, पोटेंशियल सेम रहेगा पैरेलल के अंदर, बट जो चार्जेस हैं वो क्या होंगे, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस। ठीक है, ये सब चीज़ें जो है हमने इक्वेशन जो बनाई है कैपेसिटेंस निकालने की उसी से फाइंड आउट करते हैं हम। ठीक है, जिस तरीके से हम रेजिस्टेंस को मेज़र करने के लिए भी उनको सीरीज़ और पैरेलल कम्बिनेशन के लिए हमने उसको वोल्टेज और करंट को देखा था कि क्या इफेक्ट रहता है, ऐसे ही हम कैपेसिटर को जब सीरीज़ और पैरेलल कम्बिनेशन में रखेंगे तो हम 2 चीज़ें देखेंगे, पोटेंशियल एंड चार्ज। ठीक है, ऐसे ही हमने इसके टोटल जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस है वो क्या होगा, यहाँ पर लास्ट में जो इक्वेशन बनाई है, सम ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। नेक्स्ट आता है एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। ठीक है, जब प्रोसेस होता है चार्ज करने का एक कैपेसिटर को, वो इक्विवेलेंट रहता है कि जब चार्जेस जो है ट्रांसफ़र होंगे वन प्लेट टू द अदर ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, तो जब जो चार्ज ट्रांसफ़र हो रहे हैं वन प्लेट टू अनदर, तो इसको हम बोलेंगे सम वर्क इज़ टू बी डन। ठीक है, तो इस वर्क को ही दिस वर्क इज स्टोर्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इन द कैपेसिटर। ठीक है, और इक्वेशन भी दी हुई है यहाँ पे, इफ़ डी क्यू बी द चार्ज ट्रांसफर अगेंस्ट द पोटेंशियल डिफरेंस वी देन वर्क डन इज, इक्वेशन यहाँ पर बता दी है इन्होंने। तो ये है टोटल वर्क डन मीन्स एनर्जी जो हम जितनी भी स्टोर करेंगे कैपेसिटर के इज इक्विवेलेंट टू द टोटल वर्क डन। जैसे यहाँ पर डायग्राम से और इक्वेशन से इसको समझाया है। नेक्स्ट आता है द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमारा रेशो होता है किसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का बिटवीन 2 चार्जेस जब हम उसको लेंगे इन वैक्यूम, टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द सेम 2 चार्जेस सेपरेटेड बाय द सेम डिस्टेंस इन दैट मीडियम। सो इक्वेशन हमारी बनती है FV अपॉन FM। आज के लिए इस लेक्चर के अंदर इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हम इसी लेक्चर का नेक्स्ट लेक्चर से करेंगे। ठीक है।